Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो नवनीत, आप यू आर कंफर्टेबल? Yes, sir. ठीक बात। तो अभी कहाँ पर हैं आप? सर मैं पटना में हूँ सर। पटना में, बहुत बढ़िया। जी सर। ये बताइए, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस किसे कहते हैं? इसके बारे में सुना है आपने? यस सर। बताएं जरा। सर डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस ये होता है कि सर कोई लॉ जब पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए बनती है तो सर वो उसी में लागू होती है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उसको एक थोड़ा बहुत अगर दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे स्टेट में लगती भी है तो उसे हम उसको एक्सेप्ट करके वैलिड ही रखते हैं। और सर इसका इस्तेमाल सर जनरली आर्टिकल 245 टू 46 में सर इसका होता है सर। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ न्यायपालिका में लगातार मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, लंबित मामलों का बोझ बहुत ज्यादा है। तो बीच जी में सर। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए। जी सर। सुना था आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में? जी सर। जी सर। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट? सर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वो कोर्ट्स होते हैं जिन पे कि स्पीडी डिस्पोजल के लिए बनाया जाता है। कुछ स्पेशल टाइप के जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिया जाता है मैटर्स को, जैसे कि और उन्हीं के बेसिस पर सर कुछ कोर्ट्स जो स्पेशल कोर्ट्स भी बने हैं सर, जैसे कि जो MP MLA से रिलेटेड मैटर होंगे या फिर कोई पॉक्सो, जो कि दो ऑलरेडी उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट है पॉक्सो कोर्ट सर, वो वहाँ भी कहीं ना कहीं सर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। क्या करते हैं? स्पीडी ट्रायल का क्या मतलब है? मतलब जल्दी जल्दी बोलते हैं? नहीं सर, जल्दी जल्दी नहीं बोलते हैं सर, जैसे कि वो समय जो दिया जाता है अक्यूज्ड को या फिर डॉक्यूमेंट से जो भी रिक्वायर्ड लाने के लिए उस पे मतलब ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। कोशिश किया जाता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हो जो कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको फॉलो किया जाए। ये दूसरे में क्यों नहीं करते? सर दूसरे में नहीं करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द क्राइम ऐसा है कि सर जहाँ पर हो सकता है कि जो जैसे कि एक वो कहावत है सर कि अगर हरीड जस्टिस इज वरीड जस्टिस टाइप का, तो अगर सर हर सिचुएशंस में अगर लगाने लगे तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है सर। क्या कुछ चीजें क्रिमिनल मिस आउट जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई बदलाव करते हैं? कुछ एक स्टेप होता है जिसको छोड़ देते हैं या स्टेप्स जो हैं उसको कम कर देते हैं, जो अपराध सर प्रशासन है इसके रिगार्डिंग तो सर इसके रिगार्डिंग तो मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है सर। नवनीत जी, आप कंटेम्प्ट जानते हैं? कंटेम्प्ट का कुछ कंसेप्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। यस सर। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट में मैं आपको थोड़ा प्रोसीजर रिफर कर दूं। किसी भी कोर्ट का अगर कंटेम्प्ट होता है तो यस सर। उसका ट्रायल और उसके सुनवाई का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय को होता है। जी सर। ये बताएं, क्या कोई ऐसा भी एक्ट है, ऐसी ही परिस्थिति है जिसके तहत अपने न्यायालय के कंटेम्प्ट में उसे दंडित करने का पावर खुद उसी सिविल न्यायालय को हो? सर CRPC में एक प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 345 का सर। CPC की बात कर रहा हूँ, मैं CPC की बात कर रहा हूँ कि सिविल कंटेम्प्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ट्रायल करने का और सजा देने का अख्तियार केवल उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को है। क्या ऐसा भी कोई मामला या ऐसे कोई मामले हैं जो कंटेम्प्ट से संबंधित हों और जिनके बारे में दंडित करने का अधिकार खुद सिविल न्यायालय को हो, उसे हाई कोर्ट रिफर करने की जरूरत नहीं है? सर CPC के बारे में तो सिविल मैटर का तो सर ध्यान नहीं है सर अभी मुझे सर। आपने टेम्परेरी इंजंक्शन का चैप्टर पढ़ा है? जी सर। उसमें ऑर्डर 39 रूल 3 आपको आइडिया है आपको? सर ऑर्डर 39 रूल 3 सर एग्जैक्टली तो रिकॉल नहीं हो पा रहा है सर। इन दिस प्रोविजन द सिविल कोर्ट को ये अख्तियार दिया गया है कि वो अपने इंजंक्शन ऑर्डर के वायोलेशन के लिए डिफेंडेंट को पनिश करे। ओके सर, थैंक यू सर। उसको पनिश कर सकता है और उसका पनिशमेंट दो तरह से होता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जी सर और डिटेनिंग इन सिविल प्रिजन, नॉट इन क्रिमिनल प्रिजन। सिविल प्रिजन, ये बताइए सिविल प्रिजन और क्रिमिनल प्रिजन में फर्क क्या है? सर सिविल प्रिजन में है कि कोई भी अगर ऑफेंडर जो मतलब जो सिविल केसेस में है तो रहते तो सर उसी जेल में है सर, उनका जो टर्म्स और जो टेन्योर होता है जेल में रहे चाहे किसी घर में रखा जाए, नहीं सर। तात्पर्य ये है, देखिए बहुत से मामले में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से
कुछ जी सर। डिग्निटरीज को एक गेस्ट हाउस में डिटेन कर दिया जाता है, उसको जेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन केवल एक इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन है कि सिविल इम्प्रिजनमेंट और क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट, इन दोनों में फर्क क्या है, बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है? सर जब सीपीसी में जो भी प्रोविजन है अरेस्ट के, अगर उनके तहत जाना है तो सर वो सिविल प्रिजन में जाते हैं सर, जो कि सेक्शन 58, 59 में जो सीपीसी में दिया गया है सर। हाँ। और अगर क्रिमिनल प्रिजन है तो सर जो सीआरपीसी और भी अदर क्रिमिनल लॉज हैं उसके तहत पनिशमेंट होता है तब जाते हैं सर। हाँ, ये तो मालूम है, लेकिन और कोई अंतर बताइए, और कोई अंतर है? सर मेरे समझ से, अब अगर आपको अलाउ करे तो सर मैं ट्राई करना चाहूंगा सर। देखिए, मुख्य अंतर ये है, जी सर। सिविल प्रिजन में डिटेन करने का जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जी सर, उस समस्त एक्सपेंडिचर उस व्यक्ति द्वारा पे किया जाता है जिस व्यक्ति के निवेदन पर उसे पनिश किया गया है। यस सर, सब्सिस्टेंस अलाउंस के रूप में सर। यस, दैट इज नोन एज सब्सिस्टेंस अलाउंस। यस सर, यस सर। और क्रिमिनल प्रिजन में एवरी एक्सपेंडिचर इज बॉर्ड बाय द स्टेट। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, क्रिमिनल केस स्टेट क्यों लड़ता है? सॉरी जिसने सर। अपराध हुआ वो क्यों नहीं लड़ता? जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर किया, जी सर। अब मर्डर करने वाला बाप था, उसको मार डाला, अब बेटे ने एफआईआर किया, बेटे का नाम घनश्याम है और मारने वाला का नाम रामचंद्र है। जी तो सर। केस घनश्याम बनाम रामचंद्र क्यों नहीं चलता है? क्यों स्टेट बनाम रामचंद्र चलता है? सर जो क्राइम है वो रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी है सर। हाँ। और ये लार्जर सोसाइटल कंसाइंस को हिट करता है और यहाँ पर ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस क्राइम को रोके सर। इसलिए ये सारे जो भी केसेस होते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट में सर होते हैं सर। इट इज आपके कहने का मतलब है कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू होल्ड एंड चेक द क्राइम। यस सर, टू चेक द क्राइम। यस सर। नहीं, बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। एक छोटा सा एक क्वेश्चन और आपसे है, वही मैं आपके पटना में एक बड़ा इंटरेस्टेड केस हुआ था। आप इस समय कहाँ पर हैं? पटना में हैं? जी सर, मैं भी पटना में हूँ सर। आप भी पटना में ही हो? आप ये सर आपके पटना में बड़ा एक इंटरेस्टेड केस हुआ था। आपको मालूम होगा कि विगत 5-6 साल पहले से मिस्टर सुब्रत राय सहारा के खिलाफ काफी मामले चले थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल में डिटेन भी किया था। जी सर। एक सहारा चिट कंपनी की एक जो है ब्रांच ऑफिस आपके गांधीनगर पटना में थी। जी सर। वहाँ जो कस्टमर थे उनके साथ जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट में लिखा था कि एवरी डिस्प्यूट शैल बी ट्रायबल बाय द पटना कोर्ट। जी सर। जो भी डिस्प्यूट होगा उसके ट्रायल का अधिकार केवल पटना स्थित न्यायालय को होगा। जी सर। वो कंपनी बाइंड अप हो गई। जी सर। बाइंड अप होकर के वो दिल्ली चली गई। दिल्ली चली गई। ओके सर। और टोटल का टोटल डिफॉल्ट हो गया। जी सर। तो उस कंपनी ने जी जो है जिसका इन्होंने डिफॉल्ट किया था, जी सर, एक केस दायर किया दिल्ली कोर्ट में। जी सर। 30,000 कोर्ट में दाखिल किया। तो डिफेंडेंट सहारा की तरफ से ये प्ली लिया गया कि साहब, हम लोगों का एग्रीमेंट ये था कि हम लोगों के बीच कोई विवाद होगा तो वो पटना सिविल कोर्ट में दाखिल होगा, इसके कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है, जी सर, अधिकार नहीं है। ये बताइए आपका क्या मत है? सर मेरे समझ से सर पटना के कोर्ट में भी फाइल हो सकता है एज वेल एज दिल्ली के कोर्ट में भी सर, क्योंकि सर वो जो प्रोविजन है सर सीपीसी का सर इसके रिगार्डिंग वो कहता है कि इधर पर्सनली वर्क्स, कैरीज ऑन बिजनेस और रिसाइड्स सर। तो मेरे समझ से तो सर मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। जी सर। सिविल मुकदमा दायर करने के लिए प्लेंटिफ कहाँ रहता है इसका कोई कंसिडरेशन नहीं होता। जी सर। प्लेंटिफ दावा दायर करने वाला कहाँ रहता है इसका कोई कंसिडरेशन नहीं होता। जी सर। अब थोड़ा अप्रिशिएट करिए। इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस बाइंड अप हो गया पटना से, वो दिल्ली चला आया। जी सर। अर्थात अब वह कार्यालय दिल्ली में है, डिफेंडेंट दिल्ली में कार्य कर रहा है। जी सर। और एग्रीमेंट हुआ था पटना में। जी सर। अब बताएं आप, दो कंडीशन आपके सामने है। जी सर। डिफेंडेंट का ऑफिस दिल्ली में है। जी सर। और जो एग्रीमेंट हुआ था, जो एग्रीमेंट ब्रेक हुआ था, वो पटना में हुआ था। सर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो सर इसके हिसाब से तो सर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, अगर जो जिस हिसाब से वो उन्होंने एग्री किया है उसी कोर्ट में होना चाहिए सर। एवरी ट्रांजैक्शन
For consideration is known as contract. Yes sir. Transaction is also an agreement which is enforceable Yes. by law. Yes sir. ये पटना में एग्रीमेंट हुआ था। जी सर। उस समय डिपेंडेंट ऑफिस था, अब नहीं, अब दिल्ली में है। जी सर। मुकदमा कहाँ दायर होगा, दिल्ली में दायर होगा या पटना में दायर होगा? सर आइडियली तो सर पटना में होना चाहिए, बट कन्वीनियंस के लिए सर कहीं ट्रांसफर का एप्लीकेशन दे करके सर अगर वो कराना चाहिए। चलिए आपके आंसर को मॉडिफाई करता हूँ, ये पटना में भी हो सकता है और दिल्ली में भी हो सकता है। जी सर। क्योंकि पटना में जो है एग्रीमेंट हुआ था, काज ऑफ एक्शन पटना में एराइज हुआ। जी सर। पटना कोर्ट में भी जी हो सर। सकता है। और डिफेंडेंट जी सर। जनरल का जो ऑफिस है, आप जो निवास कर रहा है, वो दिल्ली में Yes, निवास sir. कर रहा है। जी लेकिन सर। उसने कहा कि हमारा एग्रीमेंट पटना के लिए है। क्या उस एग्रीमेंट के बेसिस पर होगा या सीपीसी में जो प्रोविजन है उसके बेसिस पर होगा? सर इस पे तो हम पूरा तरह से क्लियर नहीं है सर। नो एग्रीमेंट, आप सुन लीजिए, कोई भी कहनामा, कोई भी करार न्यायालय जी के सर। क्षेत्राधिकार को न तो समाप्त कर सकता है और न तो ऐसे जी न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान करता है जिसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार ही ना हो। जी सर। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा ये बताएं साहब, जी सर। जी डिस्चार्ज सर। और एक्विटल में क्या फर्क है नवीन जी? ये सर डिस्चार्ज में होता है कि सर ये ट्रायल के पहले का प्रोसीजर सर, चार्ज फ्रेमिंग के समय में ही अगर चार्ज फ्रेम नहीं हो पाता है सर एक्यूज का, तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। और एक्विटल का होता है सर कि पूरा ट्रायल का प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद कोई भी एविडेंसेस अगेंस्ट एक्यूज नहीं हो पाता है, तब फिर सर उसका एक्विटल होता है सर। ये तो आपने फैक्ट बता दिया, जी इसका सर। लीगल इम्प्लीकेशन बताइए, इन दोनों में फर्क क्या है? लीगल इम्प्लीकेशन क्या, लीगल डिस्टिंक्शन क्या है दोनों में? ये तो आपने फैक्चुअल बताया कि भाई इसमें एविडेंस ही नहीं है और जी फिर फुल ट्रायल होता है, इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है? सर लीगल इम्प्लीकेशन सर हम समझ नहीं पा रहे हैं सर क्वेश्चन। नहीं आप समझ पा रहे हैं? नो सर। आज आदमी के खिलाफ चार्जशीट, एक्यूज के खिलाफ चार्जशीट आया, जी सर। जो सीडी आईओ ने पेश किया, उन जी सबको देखने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि इनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है, जी सर। तो इनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, जी सर। उन्होंने उसे डिस्चार्ज कर दिया। जी सर। और सब्सिक्वेंट मामले में चार्ज बनाया गया, फुल ट्रायल किया गया, फैसला दिया गया, उसका एक्विटल हुआ। जी तो सर। प्रोसीजर में तो डिफरेंस है ही, इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है? सर लीगल इम्प्लीकेशन सर जो हम समझ पा रहे हैं सर, वो है कि डिस्चार्ज जब हुआ है सर, तो जो प्रोविजन है कि दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता है वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा सर। यहाँ पे दोबारा ट्रायल जरूरत पड़ी तो आगे होगी सर। लेकिन जहाँ एक्विटल हो गया है सर, मेरे समझ से सर वहां पर दोबारा ट्रायल का जो प्रोविजन है कि नहीं हो सकता है सेमी मैटर पर, तो वहां पे सर वो नहीं होगा सर। आप बहुत देर में आए हैं करेक्ट आंसर की तरफ, आपको बढ़ा देखिए ऐसा है, एक्विटल और डिस्चार्ज में ये फर्क है कि इन द मैटर ऑफ डिस्चार्ज prosecution कैन बी रिकंटिन्यूड अगेन। यस सर। और एक्विटल के मामले में कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन अंडर सेक्शन 300 CRPC उसका दोबारा अभियोजन नहीं हो सकता है। लेकिन थैंक यू सर। मामले में दोबारा अभियोजन हो सकता है। सिर्फ बेसिक अंतर ये है कि डिस्चार्ज के मामले में नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन हो सकता है, उसी मामले में दोबारा अभियोजन हो सकता है, लेकिन एक्विटल के मामले में कोई अभियोजन नहीं हो सकता है। थैंक यू सर। नवनीत, यस सर। आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर सीआरपीसी का एक सेक्शन का जिक्र किया था, सेक्शन 345। जी सर। तो सेक्शन 345 का क्या एप्लीकेशन हर तरीके से होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में एक्शन लेता है, क्या 345 का उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है? नहीं सर, वहां पर सर एक बेसिक मिनिमम चार्जेस और फाइन लगाए जाते हैं सर, जो कि 345 में है सर। और लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं तो सर उनके पास इनॉर्मस होता है और वो सिविल और क्रिमिनल हर तरीके का कंटेम्प्ट लगा सकते हैं सर। लेकिन जब 345 में कहते हैं तो वो एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट की ही बात आती है सर, मतलब चार्जेस वो भी लोअर लेवल पे सर। मतलब आपका जो बेसिक डिफरेंस आप बता रहे हैं वो पनिशमेंट का। यस सर। अच्छा, सेक्शन 345 में एक टर्म इस्तेमाल किया गया, न्यायालय की दृष्टिगोचरता, ये टर्म इस्तेमाल किया गया। जी सर। लिखा हुआ है
जबकि अगर हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पावर इस्तेमाल की जाती है, वहां पर ऐसे किसी भी टर्म का प्रयोग नहीं किया गया। जी सर। चलिए आप मुझे ये बताइए, प्रिजम्पशन क्या होता है? प्रिजम्पशन सर, प्रिजम्पशन सर जो कि एक प्री डिसाइडेड चीजें होती है और ये प्री कंसीव्ड नोशन होता है, और जिसके आधार पर ये मान के चला जाता है कि वो चीजें एग्जिस्ट करेंगी। और इसका प्रोविजन सर एविडेंस एक्ट में सेक्शन जो कि 106 ऑनवर्ड्स दिया हुआ है सर, 106 to 112, 13 एंड ऑल सर। अच्छा, प्रिजम्पशन और लीगल फिक्शन में क्या डिफरेंस? प्रिजम्पशन एंड लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन सर, प्रिजम्पशंस में है कि सर कुछ चीजें जो कि वो कहीं ना कहीं वो जो बर्डन होता है वो उसको घटाने की काम करता है सर, जो भी जिनके ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ होता है सर, और कोर्ट को भी हेल्प करता है डिसाइड करने में। और सर लीगल फिक्शन है सर ये कि जो एक रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करता है बट लॉ में उन्हें माना जाता है, जैसे कि कंपनी सर हो गई सर, तो उनका एक लीगल फिक्शन की तरह उनको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी दिया गया है सर। अच्छा, मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक इंडियन पिनल कोड, कोई Yes, एक sir. सेक्शन इन्हीं सेक्शंस के बीच में है जो लीगल फिक्शन की बात करता है। सॉरी सर, अभी तो रिकॉल नहीं हो पा रहा है सर। अच्छा, क्या सेक्शन 34 किसी लीगल फिक्शन की बात करता है? इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 34? सर अभी याद नहीं आ पा रहा सर, वेदर इट इंक्लूड्स कंपनी और नॉट सर। अच्छा, आपके ऑप्शनल पेपर्स क्या क्या थे? सर फैमिली लॉ सर, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एंड कॉमर्शियल लॉ सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, डबल पॉसिबिलिटी रूल क्या होता है? सेक्शन 13 पढ़ा है आपने? यस सर, यस सर। सेक्शन 13 में कुछ डबल पॉसिबिलिटी रूल जैसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने? जी सर, उसमें सर वो है कि अनबॉर्न पर्सन के केस में सर वो ट्रांसफर की बात की जाती है सर। अच्छा, चलिए मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूँ, जी आप सर। मुझे जवाब दीजिएगा कि ये ट्रांसफर वैलिड है या वैलिड नहीं। ओके सर। एक पर्सन ए एक अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी देता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर करता है। सब्सिक्वेंटली वो दूसरे अनबॉर्न पर्सन को भी प्रॉपर्टी में, उसी प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देता है। क्या ये ट्रांसफर वैलिड है या नहीं वैलिड? सर किसी भी अनबॉर्न को सर एब्सोल्यूट नहीं दिया जा सकता है सर, एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है सर। हाँ, तो इसी को कहते हैं डबल पॉसिबिलिटी रूल। जो मैंने सिचुएशन आपके सामने रखी है वो डबल पॉसिबिलिटी रूल, और विट्री वर्सेस मिचेल का केस था इस पे, ठीक है। थैंक यू सर। डबल पॉसिबिलिटी रूल का मतलब ये होता है कि अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर्ड, तो फिर उसके बाद में सब्सिक्वेंटली नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर 2 ट्रांसफर किए गए, तो इसलिए क्या होगा कि ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। थैंक यू सर। ऑप्शनल पेपर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी है। जी सर। सेक्शन 15 क्या प्रोविजन करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है? सर सेक्शन 15 ये बताता है कि सर किसी एक ही पर्टिकुलर ट्रांसफर हो रहा है सर, और उसमें 4-5 लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है, और किसी भी 13 या 14 के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण किसी एक या उससे ज्यादा में वो वैलिड नहीं हो पा रहा है, तो बाकी रिमेनिंग को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर बाकी रिमेनिंग को अगर वो वैलिडली ट्रांसफर हो रहा है तो वो चला जाएगा, और जिनमें वो नहीं हो पा रहा है वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा सर। अच्छा, ये कोई किसी कॉन्टिजेंसी की बात करता है सेक्शन 15? सर मेरे समझ से सर नहीं सर। तो कॉन्टिजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में सेम प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ही किया गया, तो कौन सा प्रोविजन है? सॉरी सर। कॉन्टिजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में सेम प्रोविजन किया गया जैसा अभी 15 में आपने बताया। जी सर। कौन सा प्रोविजन है जो कॉन्टिजेंसी के बारे में बात करता है? सर मेरे समझ से सर 16 है सर, कि एक अगर वो पूरा नहीं हो पाता है तब दूसरे पे ट्रांसफर होता है। सेक्शन 20, ठीक है, सेक्शन 22 कॉन्टिजेंसी की बात करता है, और सेक्शन 15 जो है, सेक्शन 15 में किसी कॉन्टिजेंसी की बात नहीं की गई, वो शुरुआत से ही वॉइड होता है। जी सर, ठीक है, शुरुआत से ही वॉइड होता है। जी ठीक है, ओके, ठीक है नवनीत, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा आपने सारे sir. सवालों का जवाब दिया, बहुत बेहतरीन आपने अपनी जानकारी दी। हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएं, नियुक्त हो जाएं सिविल जज के रूप में। क्या बनेंगे आप? सर सिविल जज सेकंड डिवीजन सर। हैं? बोलिए। सिविल जज जूनियर डिवीजन। हाँ, सिविल जज जूनियर डिवीजन।
आपको नियुक्ति पत्र यस सर, कौन सेकंड देगा? क्लास मजिस्ट्रेट सर। ये इन द गवर्नर के थ्रू होते हैं सर, चीफ वेरी गुड, वेरी सेक्रेटरी गुड। स्टेट के। चीफ सेक्रेटरी है, साइन करता है। तो आप वेरी तो गुड। मिठाई खिलाने की तैयारी करो। हाँ, जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके।